एक समय की बात है। जर्मनी हार चुका था, देश टूटा हुआ था, आर्थिक हालात तबाह थे, लोगों में गुस्सा था, गम था और उम्मीद खत्म हो रही थी। तभी एक इंसान उठा जिसने कहा, मैं तुम्हें गर्व लौटाऊंगा, जिसकी आवाज़ ने भीड़ को दी दीवानेपन की हद तक जोश। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। एक असफल कलाकार से तानाशाह बनने का सफ़र, जिसने दुनिया को दूसरी बार युद्ध में झोंक दिया। नाजी पार्टी की सोच ने इंसानियत को रौंद डाला। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह चेतावनी है कि जब नफ़रत नेता बन जाए तो सभ्यता कैसे मिट जाती है। मासूमों की चीखें, गैस चैम्बर्स की खामोशी, ये सब सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वो काली सच्चाई है जो हर पीढ़ी को जाननी चाहिए। ये है हिटलर के उत्थान और नाजी विचारधारा की सच्ची कहानी। एक ऐसा राज जो आज भी दुनिया को डराता है। द अर्ली लाइफ ऑफ एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का प्रारंभिक जीवन। दुनिया में कुछ लोग पैदा होते हैं इतिहास बनाने के लिए और कुछ लोग इतिहास को तबाह करने के लिए। ये कहानी है उस बच्चे की जो एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह बनना। 20 अप्रैल 1988 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से टाउन ब्राउनाउ एम इन में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। माँ का नाम क्लारा और पिता एलोयस हिटलर। माँ बेहद प्यारी और शांत स्वभाव की थी, वहीं पिता सख्त और अनुशासन प्रिय सरकारी अफसर। हिटलर बचपन से ही अपनी माँ के बेहद करीब था, लेकिन पिता से रिश्ता तनावपूर्ण था। जहाँ पिता चाहते थे कि वह भी एक कस्टम्स ऑफिसर बने, वहीं हिटलर की रुचि कला में थी। वह पेंटर बनना चाहता था। छोटे हिटलर की दुनिया अलग थी। वह घंटों तक स्केच करता, ट्रीज, सोल्जर्स, बिल्डिंग्स। उसकी आंखों में एक ड्रीम था, एक महान आर्टिस्ट बनने का। लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। स्कूल के टीचर्स उसे इमेजिनेटिव लेकिन रिबेलियस मानते थे। 14 की उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई और तब हिटलर को पहली बार थोड़ी आज़ादी मिली अपने सपनों को जीने की। माँ क्लारा ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन किस्मत ने उसे जल्द ही दूसरा झटका दिया। 1907 में हिटलर वियना गया, जहाँ उसने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसका सपना वहीं टूट गया। रीज़न? योर ड्राइंग्स लैक इमेजिनेशन। अगले साल फिर ट्राई किया, फिर रिजेक्शन, और इसी दौरान उसकी माँ का निधन हो गया। अब एडोल्फ पूरी तरह अकेला था। परिवार खत्म, सपने खत्म और अब जीने का मकसद भी धुंधला। वह वियना की गलियों में एक होमलेस की तरह रहने लगा। सस्ते लॉजिंग हाउसेस में सोता, पोस्ट कार्ड बनाकर बेचता, कई बार भूखा भी रह जाता। इसी अंधेरे दौर में हिटलर के भीतर नफरत जन्म ले रही थी, खासकर यहूदियों के प्रति। वियना उस समय एक ऐसा शहर था जहां एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध का जर फैला हुआ था। एडोल्फ ने अखबारों, नेताओं और समाज की बातों को सच मान लिया और उसे लगने लगा कि उसकी हर फेलियर के पीछे यहूदी लोग ही जिम्मेदार हैं। ये सोच धीरे धीरे उसकी आइडियोलॉजी बनने लगी। हिटलर भले ऑस्ट्रियन था, लेकिन खुद को प्राउडली जर्मन मानता था। वह कहता, आई डोंट बिलोंग टू ऑस्ट्रिया, माई सोल लिव्स इन जर्मनी। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसने खुशी से जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। वो बना एक मैसेंजर, यानी ऐसा सैनिक जो गोलियों और बारूद के बीच भागता हुआ मैसेजेस पहुंचाता था। अपनी बहादुरी के लिए उसे मेडल्स भी मिले, लेकिन फिर भी कभी प्रमोशन नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि वह सोशली अवॉर्ड था। 1918 में एक गैस अटैक में उसकी आंखें कुछ समय के लिए चली गईं और वह हॉस्पिटल में भर्ती रहा। वहीं उसे पता चला जर्मनी ने युद्ध हार दिया है। ये खबर उसके लिए इमोशनल शॉक से कम नहीं थी। वह चिल्ला उठा, ये हार हमारी नहीं है, ये धोखा है। उसे लगने लगा कि जर्मनी की हार के पीछे यहूदी और वामपंथी ताकतें हैं। और यहीं एडोल्फ हिटलर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, एक टूटे हुए आर्टिस्ट से एक एंग्री, रिवेंज ड्रिवन इंसान तक। अब उसके पास कोई फैमिली नहीं थी, कोई सपने नहीं थे, बस एक मिशन था, जर्मनी को फिर से महान बनाना। और इस मिशन के रास्ते में जो भी आता, चाहे वो रेस हो, रिलीजन हो या आइडियोलॉजी, एडोल्फ उसे मिटा देने को तैयार था। बचपन की आर्टिस्टिक सोल अब एक बर्निंग डिक्टेटर की आग में बदल चुकी थी। अ सोल्जर टर्न्ड स्पीकर, एक सैनिक जो बना वक्ता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, जर्मनी हार चुका था और हार के बाद पूरा देश टूट चुका था, इकोनॉमिकली, इमोशनली और पॉलिटिकली। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी, भूख और ह्यूमिलिएशन था। लेकिन इस हार ने एडोल्फ हिटलर के अंदर एक ऐसी आग जला दी थी जिसने इतिहास को बदल दिया। अस्पताल में जर भरी गैस के असर से घायल आंखों से जब उसने अखबार पढ़ा, जर्मनी हैज़ सरेंडर्ड, तो उसकी रगों में खून खौल उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस देश से वो इतना प्यार करता है,
वो ऐसे घुटनों पर आ गया। हिटलर को लगा ये हार नहीं है, दिस इज बिट्रेयल। यहीं से एक सोल्जर की सोच बदलने लगी। अब उसका मिशन सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं था, अब वो सोच को बदलना चाहता था। युद्ध के बाद वो जर्मन आर्मी से जुड़े एक इंटरनल असाइनमेंट में पोस्ट किया गया, जहां उसे राजनीतिक पार्टियों और ग्रुप्स पर निगरानी रखने का काम दिया गया। और यहीं उसकी ज़िंदगी ने फिर मोड़ लिया। 1919 में जब हिटलर को एक छोटी पार्टी पर नज़र रखने के लिए भेजा गया, उसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, DAP। एडोल्फ वहाँ गया, पीछे बैठा और उनकी बातों को ध्यान से सुना। और तभी एक मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। किसी सदस्य ने कुछ ऐसा कहा जो हिटलर को पसंद नहीं आया। वो चुप नहीं रहा, वो खड़ा हुआ और इतने ज़ोरदार अंदाज में जवाब दिया कि सब स्टन्ड रह गए। पहली बार लोगों ने उस अंदरूनी आग को देखा जो अब शब्दों में बदल रही थी। DAP के संस्थापक एंटोन ड्रेक्सलर ने तुरंत उसे पार्टी में ज्वाइन करने का ऑफर दिया और कुछ ही समय में एडोल्फ हिटलर इस छोटी पार्टी का सबसे पावरफुल स्पीकर बन गया। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, शब्दों में जादू था और आंखों में जुनून। जब वो बोलता तो लोग हिप्नोटाइज्ड हो जाते। उसकी स्पीचेस में एक बात कॉमन होती, जर्मनी वॉज बिट्रेड एंड आई विल ब्रिंग इट बैक टू ग्लोरी। वो कहता हमारे साथ जो हुआ है वो एक साजिश है और हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा। हिटलर ने अपने स्पीचेस में एक नया विलन इंट्रोड्यूस किया, ज्यूज, कम्युनिस्ट्स एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साई। उसके शब्द जहरीले थे, लेकिन भीड़ उन्हें तालियों में बदल देती थी। लोग उसकी आवाज़ को एक उम्मीद की तरह सुनने लगे थे। एडोल्फ अब सिर्फ एक स्पीकर नहीं था, वो एक सिंबल बन चुका था उन लोगों के लिए जो टूट चुके थे, जो डर चुके थे, जो ह्यूमिलिएशन के साए में जी रहे थे। DAP अब बदल चुकी थी। हिटलर के इन्फ्लुएंस में पार्टी का नाम रखा गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी नाजी पार्टी। और हिटलर खुद को धीरे धीरे एक पॉलिटिशियन नहीं, एक मैसाया की तरह पेश करने लगा। उसके रैलीज, उसके पोस्टर्स, उसका हाव भाव, सब कुछ प्लान्ड था। वो जानता था कि लोगों की साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल किया जाए। एक सोल्जर जो ट्रेंच में बैठकर दुश्मनों पर गोलियां चलाता था, अब शब्दों के हथियार से एक देश की सोच को बदल रहा था। हिटलर की स्पीचेस में वो पावर थी जिसने जनता के गुस्से को एक डायरेक्शन दे दी। उसने कहा हम फिर से उठेंगे, वी विल राइज अगेन एंड द वर्ल्ड विल रिमेंबर आवर नेम। पर यह राइज सिर्फ होप का नहीं था, ये राइज था नफरत और मैनिपुलेशन का। एडोल्फ अब माइक्रोफोन्स और मंचों से युद्ध छेड़ चुका था। ये लड़ाई आइडियाज़ की थी, लेकिन इसके परिणाम पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले थे। द रोड टू पावर, सत्ता का मार्ग। जब कोई आदमी सत्ता चाहता है तो या तो वो इतिहास बनाता है या इतिहास को मिटा देता है। और एडोल्फ हिटलर उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। 1920 का दशक जर्मनी के लिए सबसे बुरा दौर था। पहला विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी पर थोप दिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसने देश की इकोनॉमी तोड़ दी, मिलिट्री खत्म कर दी और नेशनल प्राइड को मिट्टी में मिला दिया। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि एक रोटी खरीदने के लिए बैग भरकर पैसे ले जाने पड़ते थे। लोग गुस्से में थे, टूटे हुए थे और उन्हें चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग लीडर, कोई मसीहा। और यहीं से शुरू हुआ हिटलर का असली सफ़र, द रोड टू पावर। अब हिटलर सिर्फ भाषण देने वाला एक उग्र नेशनलिस्ट नहीं था, बल्कि वह अपने वर्ड्स से एक आर्मी बना रहा था, द नाजी पार्टी। उसने अपनी खुद की प्राइवेट मिलिट्री फोर्स तैयार की, ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स जो नाजी रैलियों को प्रोटेक्ट भी करते और विरोधियों को डराते भी। एडोल्फ हर स्पीच में जर्मन लोगों के जख्मों को कुरेदता और कहता, हमारे दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं, यहूदी, कम्युनिस्ट और गद्दार। 1923 में हिटलर ने पहला बड़ा कदम उठाया, बियर हॉल पुच। उसने सोचा कि अब वक्त है सरकार को ज़बरदस्ती हटाकर सत्ता छीनने का। उसके समर्थकों ने हथियार उठा लिए, म्यूनिक की सड़कों पर मार्च शुरू हो गया, लेकिन यह प्रयास असफल हो गया। पुलिस ने गोली चला दी, कई साथी मारे गए और हिटलर गिरफ्तार हो गया। ये उसकी पहली बड़ी हार थी, लेकिन असल में यहीं से शुरू हुआ उसका असली पॉलिटिकल राइज। जेल में बैठा हिटलर अब ब्रोकन नहीं था, बल्कि और भी फोकस्ड था। वहीं उसने अपनी इनफेमस किताब लिखी, माइन कम्फ, जिसमें उसने अपने विचार, सपने और योजनाएं पूरी दुनिया के सामने रखी। किताब में एक साफ संदेश था, जर्मनी मस्ट राइज अगेन, जूज मस्ट बी रिमूव्ड, वन नेशन, वन लीडर, वन डेस्टिनी। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने स्ट्रैटेजी बदली। अब वह सत्ता को हथियार से नहीं, कानून से जीतना चाहता था। उसने नाजी पार्टी को एक पॉलिटिकल मशीन में बदल दिया। हर शहर में शाखाएं,
युवाओं के लिए हिटलर यूथ, महिलाओं के लिए नाज़ी विमेन लीग्स। पूरे देश में उसने एक कल्ट फैला दिया। हर रैली, हर पोस्टर, हर स्पीच एक ही संदेश देता, ओनली हिटलर कैन सेव जर्मनी। 1930 आते आते दुनिया ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में आ गई। जर्मनी की हालत और भी ख़राब हो गई और यहीं हिटलर ने मौका पकड़ लिया। लोग जॉबलेस थे, भूखे थे, डायरेक्शनलेस थे और एडोल्फ ने उन्हें दिया एक सपना, गिव मी पावर एंड आई विल गिव यू जर्मनी बैक। 1932 के चुनावों में नाज़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिली। तब तक हिटलर का जनसामान्य समर्थन इतना बढ़ चुका था कि दबाव में आकर राष्ट्रपति हिंडनबुर्ग ने 30 जनवरी 1933 को उसे चांसलर ऑफ जर्मनी बना दिया। ये एक ऐसा दिन था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने एक एक कर अपने सारे विरोधियों को मिटाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद ही राइक्सटाग फायर हुआ, संसद भवन में आग लग गई। हिटलर ने इसे कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी बताया और इमरजेंसी पावर्स हासिल कर ली। अब कानून वही था जो हिटलर बोले। सिर्फ एक साल में ही डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप ने ले ली और एडोल्फ हिटलर बन गया द फ्यूरर, द सुप्रीम लीडर ऑफ जर्मनी। द राइज ऑफ नाजिज्म, नाजीवाद का उदय। हर क्रांति के पीछे दर्द होता है और हर तानाशाही के पीछे एक टूटा हुआ समाज। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह हार सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की शुरुआत का अंत थी। ट्रीटी ऑफ वर्साय ने जर्मनी को सिर्फ झुका ही नहीं दिया, उसे तोड़ कर रख दिया। लेकिन उसी टूटी हुई ज़मीन पर उगा था एक जहरीला बीज, नाजिज्म। नाजिज्म कोई अचानक उठी सोच नहीं थी, ये धीरे धीरे पल रही थी लोगों के गुस्से में, उनकी निराशा में और उनकी टूट चुकी उम्मीदों में। एडोल्फ हिटलर ने उस गुस्से को एक शेप दी और कहा, यहूदी हमारे दुश्मन हैं, हम अपमानित इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने हमें अंदर से खोखला कर दिया। ये एक डेंजरस नैरेटिव था, लेकिन जो लोग भूख और ह्यूमिलिएशन से जूझ रहे थे, उनके लिए यह एक आसान जवाब था। नाज़ी पार्टी, जिसने शुरुआत में सिर्फ कुछ 100 लोगों को आकर्षित किया था, अब एक मास मूवमेंट बनती जा रही थी। हिटलर की स्पीचेस अब सिर्फ विचार नहीं थी, वो एक हिप्नोटिक ट्रांस थी। जब वो बोलता तो भीड़ चिल्लाती, हाइल हिटलर, हाइल आवर लीडर। उसके शब्दों में क्रोध था, पर लोगों को उसमें सोल्यूशन दिखता था। नाजिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी, ये एक पूरे राष्ट्र की साइकोलॉजी को बदलने की कोशिश थी। इसमें 3 पिलर्स थे, अल्ट्रा नेशनलिज्म, एंटीसेमिटिज्म और मिलिटरिज्म। इसका मकसद था जर्मन जनता को यह विश्वास दिलाना कि वो दुनिया की सबसे प्योर, सबसे पावरफुल रेस है, द एरियन रेस। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि जर्मन खून सबसे पवित्र है। किताबों में यहूदी समुदाय को विलेन की तरह दिखाया जाने लगा। यूथ कैंप्स में लड़कों को सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती और लड़कियों को फ्यूचर मदर्स ऑफ सोल्जर्स बनने की। पूरे समाज को एक ही विचारधारा में मोल्ड किया जा रहा था, ब्लाइंड ओबीडियंस टू हिटलर एंड हेट्रेड फॉर माइनॉरिटीज़। 1933 के बाद जब हिटलर सत्ता में आया तो उसने पूरे सिस्टम को बदल दिया। पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रहा, ऑपोजिशन लीडर्स गायब होने लगे, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई और नाजीवाद को सरकार ने अपना धर्म बना लिया। हिटलर को सिर्फ नेता नहीं, एक मसीहा की तरह दिखाया गया। पोस्टर्स, रैलीज, रेडियो ब्रॉडकास्ट, हर चीज़ में सिर्फ एक ही नाम गूंजता, फ्यूरर, आवर सेवियर। 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज पास हुए, जिनके तहत यहूदियों के सारे अधिकार छीन लिए गए। उन्हें सरकारी नौकरियों, स्कूलों और सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया गया। धीरे धीरे यह नफरत इंसानियत को निगलने लगी। नाजिज्म अब सिर्फ विचार नहीं था, यह अब एक मशीन बन चुका था जो इंसानों को कैटेगराइज करता, सेग्रीगेट करता और अंत में एलिमिनेट करता। नाजिज्म के इस उभार को दुनिया ने शुरू में हल्के में लिया, लेकिन जब 1936 में जर्मनी ने ओलंपिक्स में अपना सामर्थ्य दिखाया, जब 1938 में ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया गया और जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के टुकड़े करने शुरू किए, तब पूरी दुनिया समझ गई नाजिज्म वॉज नॉट जस्ट राइजिंग, इट वॉज कंज्यूमिंग एवरीथिंग। वर्ल्ड वॉर II एंड द हॉलोकॉस्ट 1939 की एक सुबह थी। आसमान शांत था, लेकिन ज़मीन के नीचे एक आग धधक रही थी। एडोल्फ हिटलर ने एक पेन उठाया और एक सिग्नेचर के साथ इतिहास के सबसे खतरनाक अध्याय की शुरुआत कर दी, द्वितीय विश्व युद्ध। उसने पोलैंड पर झूठा हमला करवाया और दुनिया से कहा, हम पर हमला हुआ है, अब जवाब देना होगा। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना पोलैंड की सरहद लांघ गई। 1 हफ्ते के भीतर पूरा देश रौंद दिया गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध का ऐलान कर दिया।
और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन यह सिर्फ टैंक और बंदूक की लड़ाई नहीं थी, ये था एक जुनूनी आदमी का सपना, पूरे विश्व पर कब्जा। हिटलर ने ब्लिट्जक्रीग यानी लाइटनिंग वॉर की रणनीति अपनाई। दुश्मन को सोचने का मौका भी न मिले। कुछ ही महीनों में फ्रांस, नेदरलैंड्स, नॉर्वे जैसे देश जर्मन झंडे के नीचे झुक गए। बर्लिन की सड़कों पर जश्न था, भीड़ चिल्ला रही थी, सीग हाइल, सीग हाइल। लेकिन उस शोर के पीछे थी एक आवाज़ जो चीख रही थी, द होलोकॉस्ट। हिटलर की असली लड़ाई ज़मीनों से नहीं, जिंदगी से थी। उसने एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार किया, यहूदियों को मिटा देने का प्लान। पूरे यूरोप में यहूदियों की पहचान की गई, उन्हें पीले स्टार पहनने पर मजबूर किया गया, स्कूलों से निकाला गया, दुकानों को सील कर दिया गया, और फिर उन्हें कैटल ट्रेन्स में भरकर भेजा गया मौत के कारखानों में। ऑश्विट्स, दचाओ, त्रेब्लिंका, वो जगह जहाँ न इंसानियत थी न रहम, जहाँ गैस चैम्बर्स थे और चिमनियाँ जिनमें जलते थे इंसान। हर दिन हजारों लोगों को नहलाने के बहाने भेजा जाता, मगर बाहर कोई नहीं आता। द डार्क ट्रूथ, 6 मिलियन जूस सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो एक अलग धर्म मानते थे। हिटलर ने यही नहीं रोका, उसका टारगेट थे जूस, डिसेबल्ड लोग, मेंटली इल, LGBTQ। जो भी नाजी सोच से मेल नहीं खाता था उसे अनवर्दी ऑफ लाइफ घोषित कर दिया गया। सोसाइटी के बीचों बीच होते थे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, स्टारवेशन, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। डॉक्टर्स, जज, पुलिस सब इस मशीन ऑफ हेट का हिस्सा बन चुके थे। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि हिटलर ने डर को हथियार बनाया। उसने मैसेस को हिप्नोटाइज किया, उन्हें नफरत सिखाई, इस कदर कि वे खुद को ही भगवान समझने लगे। वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे लाखों एजुकेटेड, कल्चर्ड लोग जिन्होंने अपनी आत्मा को मार डाला। मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। ये वो लाइन थी जो ऑश्विट्स के गार्ड्स बार बार दोहराते थे जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने लाखों निर्दोषों को गैस चैम्बर में क्यों भेजा। 1945 में रेड आर्मी बर्लिन पहुंच गई। हिटलर ने जान लिया खेल खत्म है। 30 अप्रैल 1945 उसने अपने बंकर में खुद को गोली मार ली और नाजी रीच की राख में दफन हो गई इंसानियत की चीख। जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स खुले, दुनिया ने देखा जले हुए शव, इंसानों की खाल से बने लैम्प शेड्स और वो बच्चे जिनकी आंखों में सिर्फ बचपन नहीं, खौफ था। द हॉलोकॉस्ट wasn't just about death, it was about the destruction of hope, of dignity, of the soul.